हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जिला प्रशासन पढ़ते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं मुझे क्या सुधार करना है। आप भी पढ़ें, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। जिला शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिस्ट्रिक्ट्स से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, न्याय प्रशासन होता है। जिला भारतीय प्रशासन की आधारभूत भौगोलिक इकाई है। जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप सर्वप्रथम मौर्य काल में देखने को मिलता है। मौर्य काल में जिले के लिए जनपद शब्द वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भी जनपद कहा जाता है का प्रयोग किया जाता था, और इसका प्रमुख राजुका कहते थे। तो वर्तमान स्वरूप कहाँ पर मिलता देखने को मिलता है, इतिहास में मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता है, और जिसके प्रमुख को क्या बोलते थे, राजुका बोलते थे। और डिस्ट्रिक्ट शब्द लैटिन भाषा का है, और जिसका मतलब क्या होता है, न्याय प्रशासन, ठीक है। गुप्त काल तथा हर्ष के समय जिले को विषय कहा जाता था, जिसका प्रमुख विषयपति होता था, ठीक है। विषय कहा जाता था और विषयपति इनका प्रमुख होता था। सल्तनत काल में इसे परगना तथा इसका प्रमुख फौजदार होता था। मुगल काल में इसे सरकार, जिसका प्रमुख अमाल गुजार या फिर अमील होता था। अमाल गुजार या फिर आमिल होता था, ठीक है। तो सल्तनत काल में और मुगल काल में अलग अलग नामों से जाना जाता था। सल्तनत काल में इसे परगना कहते थे, और मुगल काल में इसे सरकार नाम से जाना जाता था। परगना का मुख्य फौजदार होता था, परगना फौजदार, और सरकार अमलगुजार। परगना फौजदार, सरकार अमलगुजार, ठीक है। और राजुका क्या होता था, मौर्य काल में जो जनपद था उसका प्रमुख था राजुका, जनपद ही जिला के रूप था। और हर्ष काल और गुप्त काल में विषय होता था, जिसका प्रमुख क्या होता था, विषयपति होता था। और न्याय प्रशासन तो डिस्ट्रिक्ट शब्द का है मतलब, और वह एक लैटिन भाषा का शब्द है। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला शब्द का उल्लेख मिलता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 73वें 74वें संविधान संशोधन के आधार पर संविधान के भाग 9 व भाग 9 क में जिला शब्द का शामिल किया गया था। इससे पहले ओनली जिला प्रशासन के लिए नहीं था, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए था 233 में। जिला प्रशासन सामान्यतः जिले की जनसंख्या 10 लाख होती है, और क्षेत्र कितना होता है, 4000 वर्ग मील होता है। यह स्थानीय क्षेत्र व राज्य प्रशासन के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी है, संभाग की इकाई है, अर्थात यह विशेष प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संपादित करने हेतु भौगोलिक सीमांकित क्षेत्र में है। तो पीछे की बात बताऊं तो मैं अगर आपको, तो वर्तमान जो जिले का स्वरूप है वह किस काल में देखने को मिलता है, वह मौर्य काल में देखने को मिलता है। और एक मैं आपको बता दूं कि सल्तनत काल में क्या कहते थे, जिले को परगना कहते थे, सल्तनत परगना कहते थे। और सरकार मुगल काल में कहते थे, और सरकार का अमल गुजार प्रमुख होता था। और परगना को मुख्य अधिकारी कौन होता था, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और फिर देखें कि हाँ, 1 नवंबर 1956 राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर 26वां जिला बना था। अजमेर के बाद कौन से बने, अजमेर के बाद बना था, एक तो बना था अजमेर 1956 में था, फिर बना था धौलपुर। अजमेर के बाद बना धौलपुर 1982 के अंदर। फिर बने थे 3 जिले एक साथ, 12 दौसा राजसमंद। तो धौलपुर तो किससे अलग होकर बना था, भरतपुर से, ठीक है। नहीं, भरतपुर से नहीं, ये सवाई माधोपुर से हुआ था। धौलपुर किससे अलग हुआ था, सवाई माधोपुर से अलग हुआ था। और 12 किससे अलग हुआ था, कोटा से। दौसा किससे अलग हुआ था, दौसा अलग हुआ था जयपुर से। और राजसमंद उदयपुर से हुआ था। और हनुमानगढ़ फिर बना था 1994 में। फिर हनुमानगढ़ और करौली बना था 97 के अंदर, और प्रतापगढ़ बनाया था 2008 में। तो अपने 1956 के अंदर 26 ज़िले थे, और फिर 26 ज़िले थे उसमें 1956 के अंदर। उसके बाद 82 में बनाया गया धौलपुर, और धौलपुर को सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया। तो एक बार मैं चेक और कर लेता, सॉरी दोस्तों, मैंने चेक कर लिया, भरतपुर से अलग करके बनाया गया था धौलपुर। और धौलपुर 82 में बनाया गया था। 56 में अजमेर 26वां था, 56 में अजमेर 26वां था। और फिर धौलपुर बन गया। धौलपुर के बाद 3 जिले एक साथ बने, 12 दौसा और राजसमंद, ठीक है, 12 दौसा और राजसमंद। और उसके बाद बना हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ बन गया था 94 के अंदर। और जो 3 जिले एक साथ बनाए थे यह 91 में बना दिए थे। 82 के बाद सीधे 91 में, 91 से बाद 94, फिर 97 के अंदर करौली बना दिया था। 97 के बाद सीधा 2008 के अंदर प्रतापगढ़ बनाया था। फिर देखते हैं कि प्रतापगढ़ 33वां नवीनतम जिला बनाया था गया था, ठीक है।
और 26 जनवरी 2008 को परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर ही प्रतापगढ़ बनाया गया था। और प्रतापगढ़ 3 जिलों को तोड़कर बनाया गया था। किन किन को बनाया गया था? एक तो इसमें भाग है, मैं बता दूं आपको, बांसवाड़ा का, एक है उदयपुर का, एक है चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, तो बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ का भाग है। ध्यान रखना, डूंगरपुर का हिस्सा प्रतापगढ़ में नहीं है, ऑप्शन में पक्का देता है। और ये देखें, उदयपुर की धारीवाद और बांसवाड़ा के पीपलखूंट और चित्तौड़गढ़ के अरनोद छोटी सादरी प्रतापगढ़ को बनाया गया था। फिर देखें जिला प्रशासन का एक संगठन कैसे होता है। तो प्रशासनिक इकाई के मध्य राज्य, जैसे कि राज्य 1 नंबर आ गया। फिर आ गया संभाग व्यवस्था जो 7 संभाग है। फिर आ गए जिले, वर्तमान में है 50, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर बनाए गए हैं। फिर आता है उपखंड, फिर आती है तहसील। ठीक है, जिले के नीचे आता है उपखंड, फिर आती है तहसील, फिर आती है उप तहसील, फिर आते हैं पटवार, सर्किल और नीचे आ जाता है खसरा। तो यह तो हो गया एक प्रशासनिक इकाई। फिर देखें कि राजस्व प्रशासनिक इकाइयाँ कैसे हैं। सर्वप्रथम मुख्य सचिव आ गए, फिर संभागीय आयुक्त आ गए। ठीक है, फिर जिला कलेक्टर आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं एडीसी या फिर एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे बोलते हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर या फिर उपखंड अधिकारी। ठीक है, उपखंड अधिकारी, एसडीएम। ठीक है, तो फिर आ जाता है तहसीलदार, क्योंकि तहसील स्तर का तहसीलदार, और उप तहसील लेवल पर आता है नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार। और पटवार सर्किल का भू लेख निरीक्षक, कानूनगो या फिर गिरदावर। फिर आते हैं खसरा का पटवारी। जिला कलेक्टर के पृष्ठभूमि के बारे में देखते हैं। पद सृजन 1772 में वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। तो जिला कलेक्टर का पद सृजन भारत में सर्वप्रथम 1772 के अंदर वॉरेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था। जिला कलेक्टर को भू राज अधिकारी दिए गए। ठीक है, 1773 में पद समाप्त कर दिया गया। 1781 में पुनः शुरुआत कर दी गई जिला कलेक्टर पद की। और 1787 में कलेक्टर को राजस्व संग्रह के तत्साथ दंडात्मक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ भी दे दी गई। और फिर देखें, मतलब कब पद सृजन किया गया था जिला कलेक्टर का? 1772 में। किसके द्वारा किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। फिर 1773 में समाप्त कर दिया गया था। 81 में पुनः सृजन कर दिया, 1781 में पुनः कर दिया था। फिर देखें, हाँ, जिलाधीश अति शक्तिशाली पदाधिकारी बन गया, इसलिए इसे लिटिल नेपोलियन भी कह देते हैं जिला कलेक्टर को। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला कलेक्टर की शक्तियों को सीमित कर दिया, लेकिन लॉर्ड मैकेंजी ने पुनः इन शक्तियों का विस्तारित किया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में चला गया था, और इससे जिला कलेक्टर की शक्तियाँ सुदृढ़ हुई। और जिला कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS रैंक का अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला कलेक्टर संभागीय आयुक्त के निर्देशन में कार्य करता है। 2009 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों RPSC को पहली बार राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी को RPS को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया। तो पहले तो IAS को भी करते थे, और वर्तमान में 2009 से, कब से? 2009 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों, कौन? RAS अधिकारियों को भी जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया। पहले RAS को जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित नहीं करते थे, लेकिन वर्तमान में वर्ष 2009 से स्टार्ट किया गया RAS को भी जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित करने के लिए। फिर उपनाम, इसका उपनाम है DC, डिप्टी कमिश्नर। ठीक है, उप आयुक्त पंजाब, हरियाणा, असम, कर्नाटक में। ठीक है, फिर DM, जिला दंडनायक, इसमें कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में कहते हैं, और पश्चिम बंगाल में कहते हैं। राजस्थान में जिला कलेक्टर व जिलाधीश कहा जाता है, जिला कलेक्टर भी और जिलाधीश भी कहते हैं। फिर देखें कि जिले में भू राजस्व संग्रहण अधिकारी के रूप में कार्य करने पर जिला कलेक्टर दंडाधिकारी के नाम से जाना जाता है। जिले में विकास संबंधी गतिविधियों पर निर्देशन समन्वयक के रूप में कार्य करने पर जिला विकास अधिकारी के नाम से जाना जाता है। अतः जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की आँख, कान व हाथ, बाँह कहते हैं। जिला कलेक्टर जिले में लघु राज्य सरकार के रूप में कार्य करता है। जिला कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासनिक और न्यायिक व राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा की संज्ञा रजनी कोठारी ने दी है।
तो संस्थागत करिश्मा की जिला कलेक्टर को जो करिश्मा की संज्ञा किसने दी है, यह रजनी कोठारी ने दी है। फिर देखें डीएम के रूप में कार्य क्या क्या करता है। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिला पुलिस अधीक्षक एसपी जिला दंडानायक के निर्देशन में व अधीन कार्य करता है। और जो एसपी होता है ना, वह जिला दंडानायक या फिर अपन डीएम है उसके नीचे अंडर में काम करता है, अर्थात पुलिस पर नियंत्रण रखता है डीएम। ठीक है। अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना इसका कार्य है। जैसे एडीएम फिर एसडीएम आता है उसके नीचे। ठीक है। एडीएम ऊपर होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और फिर होता है एसडीएम नीचे। ठीक है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। और फिर होता है द्वितीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट। अपराध प्रक्रिया संहिता के निवारक खंड से संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना, दावा रहित संपत्ति को निस्तारित करने का आदेश देना, मृत्युदंड के क्रियान्वयन का प्रमाणित करना भी डीएम का कार्य है। और सरकार को वार्षिक अपराध प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी डीएम का कार्य है। फिर आता है मुख्य सचिव, फिर आता है संभागीय आयुक्त, फिर जिला कलेक्टर, डीएम या फिर डीडीओ। फिर देखें कि शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना, फिर उसके नीचे एसपी, फिर एएसपी, डीवाईएसपी आता है, फिर सीओ आता है, सर्किल ऑफिसर आता है, फिर सीआई होता है इंस्पेक्टर, फिर एसआई, एएसआई ऐसे आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए भू राजस्व संग्रहण के मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, गिरदावर, फिर आता है पटवारी। ठीक है। और इधर देखें विकास संबंधी कार्य स्थानीय निकायों के लिए पंचायती राज, जिला परिषद आती हैं, फिर आती है पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत, और इसका अधिकारी होता है वीडीओ। ठीक है। नगर पालिका में प्रमुख अधिशासी अधिकारी आता है, और नगर परिषद में आता है प्रमुख आयुक्त, और प्रमुख सीईओ होता है नगर निगम का, और ऐसे ही जिला परिषद का प्रमुख सीईओ होता है। फिर देखें आप कि नागरिक सुविधाएं और जिला रसद अधिकारी, जिला वन अधिकारी, ये अलग अलग जो मुख्य विभागीय अधिकारी हैं वो हैं। ठीक है। भारत में आने वाले विदेशियों के पासपोर्ट की जांच करना भी डीएम का काम है। प्रेस कानून अधिनियमों को लागू करना डीएम का कार्य है। मनोरंजन कर अधिनियम लागू करना, शांति भंग से उत्पन्न परिस्थितियों में आदेश जारी करना व अपराधियों व असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करना। ठीक है। और CRPC एक्ट 144 धारा लागू करना। मंडल आयुक्त की अनुपस्थिति में जिला विकास प्राधिकारी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, स्थानीय निकायों पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करना। ठीक है। स्थानीय निकायों पर नियंत्रण व पर्यवेक्षण करना भी डीएम के रूप में काम करता है। शस्त्र, होटल, विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस की अनुमति भी इसी के तहत डीएम के द्वारा किए जाते हैं। जिला कलेक्टर या फिर जिलाधीश के रूप में कार्य, जिला कलेक्टर के रूप में क्या काम करता है, भू राजस्व का संग्रहण करते हैं, भूमि अधिग्रहण, भू मूल्यांकन, भू अभिलेख संबंधी प्रकरणों को देखना व उनको सुधार करना, कृषि ऋणों का वितरण करना भी करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़, सूखा, काल, महामारी के समय आपदाओं, जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता कलेक्टर के रूप में करते हैं, और जिला योजना केंद्र की अध्यक्षता भी करते हैं। पेट्रोल, शराब, मादक पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ और प्रतिबंधित औषधियों व आबकारी शुल्क को लगाकर नियंत्रित करते हैं। स्टाम्प अधिनियम लागू करना भी इनका कार्य है कलेक्टर के रूप में। तो कलेक्टर के रूप में अपने को कौन से एक्स्ट्रा चीज़ें मिली कि जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता करते हैं, राजस्व वाला तो देखते ही हैं, साथ में प्राकृतिक आपदाओं के समय भी प्रबंधन करते हैं, कृषि ऋणों का वितरण भी करते हैं, और निचले अधिकारियों द्वारा भूमि विवाद से संबंधित दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील की सुनवाई भी करते हैं। जिला विकास अधिकारी के रूप में या फिर समन्वयक के रूप में क्या क्या कार्य करते हैं, तो वह जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना व क्रियान्वयन करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की नीति को प्रभाव में लाना तथा पंचायती राज संस्थाओं के मध्य समन्वय करना। जिला प्रशासन व लोक सेवाओं एनजीओ व जिले के विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय करना। जिले का मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में काम करता है, विकास अधिकारी के रूप में शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, यातायात संबंधी व्यवस्था करना, विभिन्न योजनाओं के तहत
ऋण वितरण करना। जिला योजना क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में, जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, और इसके अलावा जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी में। किस रूप में? प्रशासनिक अधिकारी के रूप में क्या क्या काम करता है? एक तो जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में काम करता है, जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है, जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में भी काम करता है। दैनिक जरूरतों की वस्तुओं की आपूर्ति व वितरण पर निगरानी वह प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर देखता है। अधीनस्थ अधिकारियों की गतिविधियों का निरीक्षण करना व उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। आपदा निवारण अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जिला कोषागार व उप कोषागार का पर्यवेक्षण करना भी इसका किसका काम है? विकास अधिकारी का है, जो कि कलेक्टर ही होता है। राष्ट्रीय पर्वों को जिले में मनाना व ध्वजारोहण करना। जिले में सरकारी आवासों, डाक बंगलों व सर्किट हाउस का निरीक्षण करना। सैन्य अधिकारियों से संपर्क करता है। ठीक है, फिर देखें कि हाँ, जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने कहा है। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने कहा है। जिलाधीश जिला प्रशासन की धुरी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला जिलाधीश ही जिला प्रशासन की धुरी है। कहीं दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो हुआ है न ही होगा। के दास। कहीं दूसरी जगह जिलाधीश नामक अधिकारी न तो हुआ है न ही होगा, के दास ने कहा है। कार्ड समिति जिला प्रशासन के लिए गठित समिति है, 1985 में की गई थी और अध्यक्ष GVK राव थे। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिया पुस्तक SS खेरा की है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पुस्तक SS खेरा की है। और फिर देखें उपखंड प्रशासन, क्योंकि जिला है, जिला के नीचे आ जाता है उपखंड, उपखंड के नीचे आ जाती है तहसील, फिर आ जाती है उप तहसील। तो उपखंड प्रशासन देखते हैं। जिले की प्रशासनिक इकाई उपखंड है। जिले को उपखंडों में विभाजित किया जाता है। उपखंड का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी SDO होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है। उपखंड अधिकारी SDO जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करता है। SDO उपखंड व मुख्य भू राजस्व अधिकारी होता है उपखंड का, और तथा प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। प्रथम श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। भू राजस्व अधिकारी के रूप में भू अभिलेख तैयार करना, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना, भू राजस्व के संबंध में निर्देश देना, कृषि उत्पादन का आंकलन करना, अपने अधीनस्थ अधिकारियों तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी पर नियंत्रण व निरीक्षण करता है उपखंड अधिकारी। ग्रामवार भूमि के नक्शे तैयार करवाना, गिरदावरी रिपोर्ट भी तैयार करवाता है। उपखंड मजिस्ट्रेट दंडनायक के रूप में प्रथम श्रेणी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में कैसे काम करता है? उपखंड मजिस्ट्रेट उपखंड में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखता है। उपखंड की पुलिस थानों चौकियों का निरीक्षण करता है। उपखंड में धारा 144 लगाने का आदेश देता है और वार्षिक अपराध रिपोर्ट बनाकर कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। भू न्यायिक अधिकारी के रूप में उपखंड में भूमि सीमा विवाद, चारागाह, भू अभिलेख, भू राजस्व, संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा करता है। मुआवजे तथा दस्तूर गवाही से संबंधित विवाद भी निपटाता है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आर्थिक सामाजिक विकास संबंधी कार्यक्रमों का संचालन व मूल्यांकन, जनता की शिकायतों का निवारण करता है। किसके रूप में? प्रशासनिक अधिकारी में एक तो सामाजिक विकास संबंधी कार्यक्रमों का संचालन करता है, जनता की शिकायतों का निवारण करता है, उचित मूल्यों की दुकान का भी नियंत्रण करता है। BPL जनगणना तैयार करवाना भी प्रशासनिक अधिकारी का कार्य है। चुनाव से संबंधित कार्यों को संपादित करता है। तहसील प्रशासन, तहसील प्रशासन के अंदर उपखंड को तहसील में विभाजित किया गया है। तहसील राजस्व प्रशासन की एक इकाई होती है। ठीक है, राजस्व प्रशासन की ही एक इकाई होती है। तहसील एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है माल गुजारी वसूलने वाला प्रशासनिक इकाई। तहसीलदार राजस्थान तहसीलदार सेवा का सदस्य होता है। अधीनस्थ सेवा, इनकी नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। ठीक है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राजस्व मंडल द्वारा। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, एक सेकेंड दोस्तों। तो हाँ, राजस्थान तहसीलदार सेवा को वर्ष 1956 में राजस्व मंडल के अधीन लाया गया था। कि कब लाया गया था? 1956 में राजस्व मंडल के अधीन राजस्थान तहसीलदार सेवा को लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा तहसीलदार
द्वितीय श्रेणी का कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है। तहसीलदार का मुख्य कार्य भू राजस्व प्रशासन का है। तहसील का वर्तमान स्वरूप मुगल काल में देखने को मिलता है। जिला प्रशासन का वर्तमान स्वरूप किस काल में देखने को मिलता है? मौर्य काल में। और तहसील का वर्तमान स्वरूप मुगल काल में देखने को मिलता है। राजस्थान की सर्वप्रथम अलवर रियासत में 1781 तहसील शब्द का प्रयोग राजस्व प्रशासन में हुआ था। बाद में बीकानेर अजमेर में प्रयोग होने लगा था। तहसीलदार के कार्य क्या क्या हैं? भू राजस्व अधिकारी के रूप में तहसील क्षेत्र के भू अभिलेखों का निरूपण, सर्वेक्षण और मूल्यांकन, भू राजस्व संग्रहण, राजस्व वसूली कानूनों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना, अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारियों, नायब तहसीलदार व कानूनगो पटवारी का निरीक्षण करते रहना। न्यायिक अधिकारी के रूप में तहसीलदार द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक दंडात्मक के कार्य करता है। तो तहसीलदार सेकंड श्रेणी का कार्यपालक व दंडनायक के रूप में कार्य करता है। और काश्तकारी, चारागाह भूमि, सीमा संपत्ति विवाद और इसके अलावा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधी मामलों की सुनवाई करता है। और तहसील में राजकीय पत्रों की तामील कार्य में तहसीलदार करता है। ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य है। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत उचित मूल्यों की दुकानों का नियंत्रण, जन्म मृत्यु का पंजीयन व जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र भी जारी करता है। और उप कोषालयों का संचालन व विकास कार्यक्रमों व योजनाओं का संचालन क्रियान्वयन करता है। मूल्यांकन भी करता है। राहत कार्यों में भुगतान अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। तहसील स्तर के प्रोटोकॉल दायित्वों को पूरा करना भी तहसीलदार का काम है। और चुनाव के समय कार्यों को प्रबंधन करता है। तहसील स्तर के सभी प्रशासनिक अधिकारी के साथ समन्वय बनाए रखता है। उप तहसील प्रशासन, तहसील को उप तहसील में विभाजित किया गया है और उप तहसील राजस्व प्रशासन की इकाई है। उप तहसील का प्रमुख अधिकारी नायब तहसीलदार होता है। नायब तहसीलदार तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करता है। वह अराजपत्रित अधिकारी होता है। कौन? नायब तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी न होकर अराजपत्रित अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति राजस्व मंडल द्वारा की जाती है। प्रमुख कार्य भू राजस्व संग्रहण, न्यायिक कार्य, प्रशासनिक कार्य होता है। फिर आता है कानूनगो, जिसे गिरदावर भी कहते हैं। और पटवार सर्किल का प्रमुख भू राजस्व अधिकारी होता है। ठीक है। और यह नायब तहसीलदार के निर्देशन में कार्य करता है। यह नायब तहसीलदार व पटवारी के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। पटवारी कानूनगो के अधीन कार्य करते हैं। पटवारी ग्राम स्तर का प्रमुख राजस्व प्रशासक होता है। पटवारी पद का उल्लेख मुगल काल में मिलता है। तो अपन ने देखा कि जो जिला है वह उसका वर्तमान स्वरूप किस काल में मिला है? मौर्य काल में। पटवारी का वर्तमान स्वरूप या फिर पटवारी का उल्लेख मुगल काल में मिलता है। पटवारी की नियुक्ति राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है और राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भर्ती कराई जाती है। पटवारी के अन्य नाम तमिलनाडु में जैसे कारनाम, महाराष्ट्र में तलेठी, उत्तर प्रदेश में लेखापाल। और उत्तरदायित्व और कार्य क्या है? जैसे कि भू राजस्व से संबंधित कार्य हैं। सरकारी संपत्ति की निगरानी करता है। जन्म मृत्यु का लेखा जोखा रखता है और समन्वय कर स्थापित करता है लोगों में। भू अभिलेखों का संधारण, निरूपण और इसके अलावा भूमि सुधार, भू नामांतरण खोलता है या फिर करता है। इसके अलावा राजस्थान में पटवार ट्रेनिंग स्कूल कितने हैं? 6 हैं। टोंक कोटा में है, टोंक में भी है, कोटा में है, देवखेड़ा अलवर, देवारी उदयपुर, गजसिंहपुर श्रीगंगानगर तथा जोधपुर में है। पटवारियों के अन्य उत्तरदायित्व तहसील में उपस्थिति, ग्राम सेवक पर नियंत्रण रखना और अपने क्षेत्र की अकाल रिपोर्ट प्रेषित करना। राजस्व मंडल, राजस्व के राजप्रमुख, राजस्थान के राजप्रमुख स्वाई मान सिंह सेकंड द्वारा जारी अध्यादेश के तहत 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की। कब की गई? 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना हुई। राज्य में राजस्व मामलों का सर्वोच्च कोर्ट राजस्व मंडल है। राजस्व मंडल एक अर्ध न्यायिक निकाय है। काश्तकार को भूमि संबंधी विवाद में शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाता है। और राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में है। इसकी सर्किट बेंच जयपुर में भी है। राजस्व मंडल के सदस्य अपना
चल न्यायालय राज्य के संभागीय मुख्यालयों पर भी नियमित रूप से लगाते हैं। राजस्व मंडल द्वारा न्याय आपके द्वार नाम के लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है, जहां आपसी सहमति से भूमि व काश्तकारी संबंधी विवादों को हल किया जाता है। क्या नाम है? न्याय आपके द्वार। किसके द्वारा? राजस्व मंडल के द्वारा। कब हुई स्थापना राजस्व मंडल की? 1 नवंबर 1949 को। राजस्व मंडल के प्रथम अध्यक्ष ब्रज चंद्र शर्मा थे। वर्तमान अध्यक्ष आर वेंकटेश्वरन हैं और इसका अध्यक्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी होता है और इस हेतु 20 सदस्य होते हैं सहायता हेतु। और भारतीय प्रशासनिक सेवा राजस्थान उच्च न्यायिक सेवा एवं राजस्व मामलों के विशेषज्ञ व वकीलों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा रावीरा, ठीक है, राजस्थान रावीरा क्या है? रावीरा नामक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है। रावीरा की फुल फॉर्म क्या है? आप कमेंट बॉक्स में डालें। 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस आयोजन किया गया। कब? 2020 में 15 अक्टूबर को। और स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1949 को। राजस्व मंडल के कार्य क्या है? भू अभिलेख संबंधी कार्य हैं कुछ, और इसके अलावा राजस्व मंडल को रेफरेंसेस पुनर्विचार, ठीक है, के अतिरिक्त कुछ न्यायिक अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे उपनिवेशन अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति एक्ट, ऐसे कुछ दिए गए हैं। और राज्य में कृषि सांख्यिकी एकत्र करने का भी इन्हीं का कार्य है। इसके अलावा राजस्व मंडल प्रत्येक 5 वर्ष में कृषि गणना करवाता है और राजस्व मंडल प्रत्येक 5 वर्ष पर पशु गणना भी करवाता है। कृषि गणना, पशु गणना राजस्व मंडल करवाता है। रेशनलाइजेशन ऑफ माइनर एरिगेशन स्टैटिस्टिक्स योजना का क्रियान्वयन करता है। राजस्व न्यायालय की संरचना इस प्रकार होती है: अध्यक्ष होता है, कमिश्नर होता है, फिर जिलाधीश, फिर उपखंड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर नीचे कौन आता है? कानून के नीचे पटवारी। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों तथा आनुषंगिक विवादों के निपटारे के लिए राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित राजस्थान सिविल सेवा अधिनियम 1976 के तहत 1 जुलाई 1976 को जयपुर में इसका गठन किया गया, इसका राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण का, ठीक है। और जोधपुर में इसकी चलपीठ स्थापित है। जयपुर व जोधपुर में केंद्रीय प्रशासनिक अपील न्यायाधिकारी कार्य कर रहा है, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें।